देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब ये है, इस चैप्टर में हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे चार्जेस के बारे में जो कि रेस्ट पे हों या स्लो हों। सही है, ऐसे चार्जेस जो कि रेस्ट पे हों, इस चैप्टर में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, कूलम्स लॉ पे मूव करने से पहले सबसे पहले मैं आपको चार्जेस की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ओके बच्चों, देखो उसके बाद जो है हम हर टॉपिक वाइज तो जो पास पेपर की एमसीक्यूज़ होंगी वो भी टॉपिक वाइज सॉल्व किया करेंगे। ये भी देखेंगे कि भाई एग्ज़ाम में ये तो पढ़ रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम में किस तरीके से एमसीक्यू आती है, तो उसको भी हम देखेंगे ताकि हमारी और अच्छी तैयारी हो। देखो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूँ, देखो दो किस्म के चार्जेस होते हैं हमारे पास। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं ये हमारे पास कौन कौन से होते हैं, ये हमारे पास प्रोटॉन होता है। सही है, प्रोटॉन इज़ पॉजिटिव, प्रोटॉन जो होता है अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। अच्छा, और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। सही है, अगर मैं आपसे कहूँ कि रिपल्जन और अट्रैक्शन का आपको पता है तो काफ़ी सारे बच्चों को तो पता होगा लेकिन कुछ बच्चों को नहीं भी पता होगा। तो बच्चों देखो, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, इसका मतलब जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं, जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव वाला इसको अपनी तरफ बुलाएगा और ये वाला इसको अपनी तरफ बुलाएगा। इसका मतलब ये है, पॉजिटिव कहेगा मेरी तरफ आ जाओ, नेगेटिव कहेगा मेरी तरफ आ जाओ। इसका मतलब अट्रैक्शन हो रही है। क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि जो चार्जेस हैं वो हमारे पास सिमिलर हैं, मतलब चार्जेस अब सिमिलर चार्जेस आ गए, मतलब ये भी पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल्जन का मतलब क्या है, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। वो कहेगा भाई मैं तुमसे जा रहा हूँ और ये कहेगा कि भाई मैं भी जा रहा हूँ। इसका मतलब दो सिमिलर चार्जेस के दरमियान रिपल्जन होती है, दो डिफरेंट चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन होती है। सही है बच्चों, ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, ये बता दिया आपको कि होता क्या है असल में। अब देखो, डेफिनेशन बेस एक एनईटी में नस्ट के टेस्ट में एमसीक्यू पूछी गई, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स ड्यू टू फ्रिक्शन आर स्टडीड इन। अब देखो ये बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिया था। अब बच्चा सोच रहा है कि यार ये किस में होगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की डेफिनेशन है, थर्मोडायनेमिक्स की है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की है या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की है। 2015 में ये सवाल पूछा गया था नस्ट के टेस्ट में, तो उसका करेक्ट आंसर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था। सही है, ओके अब मूव करते हैं हम कूलम्स लॉ पे। ये मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया इसका। अब देखो कूलम्स लॉ हमसे क्या कहता है। बच्चों देखो, कूलम्स ने जो है ना फोर्स फाइंड आउट करी थी। वो कहते हैं दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है। इसका मतलब ये है, अगर दो चार्जेस हैं उनके दरमियान अट्रैक्शन भी होगी और रिपल्जन भी होगी। तो वो मैंने आपको पहले बता दिया था जब स्टार्टिंग चैप्टर के स्टार्ट में ही, ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाए। देखो ये जो डायग्राम शो है हो रही है, ये चार्जेस रिपेल हो रहे हैं क्योंकि देखो ये वाला चार्ज भी दूर भाग रहा है और ये वाला चार्ज भी दूर भाग रहा है। क्या हो रही है, इन दो चार्जेस के दरमियान रिपल्जन हो रही है, ये आपके साथ शो हो रही है। तो यहाँ इसमें देख लो। अब देखो ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्जेस के मैग्नीट्यूड के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इन दोनों के आपस के फासले में। मतलब उसको हम डिनोट किससे करते हैं, आर से, उसके स्क्वायर से होता है। वैसे एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सही है, अब देखो ये जो फोर्स होती है ये क्या होती है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। सही है, तो अब ये तो आपको पता है, लेकिन जो हमारे पास न्यूटन की फ़ोर्स होती है, ये एक एक्स्ट्रा एमसीक्यू बता रहा हूँ आपको। जो न्यूटन की फ़ोर्स होती है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है, वो कहता है कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G m1 m2, F इज़ इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपने पढ़ा है ना, अपॉन आर स्क्वायर। सही है, तो वो कहता है कि दुनिया में जो फोर्स हैं, दुनिया में जितनी भी बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं विद अ फोर्स, लेकिन वो जो फोर्स होती है वो काफ़ी छोटी होती है, नेग्लिजिबल होती है, ना होने के बराबर होती है। वरना अगर हम लोग चलते फिरते जा रहे हों और वो फोर्स बड़ी हो तो हम तो एक दूसरे से आके चिपक जाएं, सब एक दूसरे से टकरा जाएं, अट्रैक्ट करेंगे ना। लेकिन फोर्स क्या होती है, काफ़ी कम होती है। तो वो जब हम डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 उसमें अच्छे तरीके से समझ लेंगे। अब देखो उसके फॉर्मूले को, अगर हम फॉर्मूले को देखें तो F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये K क्या है, देखो K जो होता है वो हमारे पास कूलम कांस्टेंट होता है। K क्या होता है, कूलम कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाए एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों, देखो एप्सिलॉन नॉट होता है
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है परमिशन टू दी इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स टू डिफ्यूज़। मतलब इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस कुछ इस किस्म की होती हैं, वो किसी भी मीडियम से डिफ्यूज़ होंगी, उनको परमिशन कौन कर देता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस देता है। सही है बच्चों? बच्चों देखो, मैं इसको रिमूव इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे पास जगह बच जाए। आपको नोट्स अच्छे तरीके से बनाने हैं। जो बच्चा अच्छे तरीके से नोट्स बनाएगा वही कामयाब होगा। देखो बच्चों, अभी आप यहाँ पे नोट्स बना लोगे और उसको रिवीजन करोगे। जब आपका आखिरी वक्त में टाइम आएगा तो आप इजीली वो समझ जाओगे, क्योंकि जो बच्चा जो है डेली रिवीजन करता है वही अपने एंट्री टेस्ट में अच्छे नंबर ले सकता है। क्योंकि देखो, इंसान है, इंसान तो भूल जाता है। यहाँ पे अगर आप इसका रिवीजन नहीं करोगे हर रोज़ सुबह उठ के वगैरह, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका अगर रिवीजन नहीं करोगे तो काफ़ी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ सकता है। अच्छा, के की वैल्यू का एक इसकी वैल्यू भी होती है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी जो वैल्यू आती है निकल कर, वो आती है 9 एक्सपोनेंट 9, और इसका यूनिट क्या आता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। ये इसका यूनिट होता है, कूलम का स्क्वायर होता है बच्चों, देख लेना, मैं लिखा नहीं है, सही से हो नहीं रहा। सही है, तो इसका क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास एप्सिलॉन नॉट जो होता है, इसकी भी वैल्यू होती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 8.85 एक्सपोनेंट माइनस का 12, और इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या होता है? इसका उलट होता है, मतलब कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। सही है, इसका ये यूनिट होता है। बार बार आपसे एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया। अब देखो बच्चों, ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये एयर के लिए होता है, सही है, और वैक्यूम के लिए होता है, एयर के लिए और वैक्यूम के लिए। लेकिन अब होता है एक किस्म का डाई इलेक्ट्रिक। अब डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है? देखो, डाई इलेक्ट्रिक भी इस किस्म का होता है, उसको हम कहते हैं ई डी। ये जो ई डी होता है ये बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय ई आर। ई डी का मतलब एनी इंसुलेटिंग मीडियम अदर देन एयर। ये अदर देन एयर है, देखो एयर के अलावा है, बेकलाइट हो गया आपके पास, रबड़ हो गया, नायलॉन हो गया, ये पेपर हो गया, ये सब अदर देन एयर है। सही है, तो इनकी जो है हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी होती है, सही है, जो कि आपके पास शो हो रही है। जो सिंध बोर्ड के बच्चे हैं, देखो बच्चों, सिंध बोर्ड की बुक में नहीं है ये, लेकिन जो हमारी दूसरी बुक्स हैं ना, जैसा कि पंजाब बोर्ड है, बलूचिस्तान की है, फेडरल बोर्ड है, उनकी किताबों में ये है, तो वो बच्चे तो इजीली इसको पहचान जाएंगे। लेकिन सिंध बोर्ड के बच्चों के लिए ये नई चीज़ है। सही है, तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है भाई? डाइलेक्ट्रिक की होती है, जो कि अदर देन मीडियम होते हैं, उनकी एक रिलेटिव परमिटिविटी होती है। उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। सही है। अच्छा बच्चों देखो, अब जो है हम यहाँ पे MCQs को सॉल्व करते हैं, सही है, ताकि इजीली हमें और पता चल जाए कि भाई क्या क्या MCQs आती हैं। उसके बाद जो है हम कूलम्स लॉ की जो पास पेपर की MCQs होंगी उनको सॉल्व करेंगे। ओके, अब आपसे MCQ जो पूछी गई है, यहाँ पर MCQ पूछी हुई है द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। इसको हम इलेक्ट्रिक परमिटिविटी भी कहते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया उसका यूनिट क्या होता है भाई? देखो, यूनिट पूछा हुआ है तो उसका यूनिट हमारे पास होता है कूलम स्क्वायर न्यूटन इन्वर्स मीटर इन्वर्स स्क्वायर। सही है, अब MCQ देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ईच ऑफ 1 माइक्रो कूलम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ये तो बड़ी आसान MCQ है, देखो इसको सॉल्व करते हैं। आपको फोर्स निकालनी है दो चार्जेस के दरमियान की, तो आप फॉर्मूला लगाओ F इज़ इक्वस टू के Q1 वाला। K की वैल्यू क्या होती है बच्चों? देखो K की वैल्यू होती है, हमें पता है 9 एक्सपोनेंट 9 डाल दी। चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो हमें क्या दिया है? 1 एक्सपोनेंट माइनस का 6, तो ये इसके ऊपर लिख दो, डायरेक्ट एक्सपोनेंट माइनस 6 लिख दो। सही है, देखो शॉर्ट ट्रिक्स ये आपको मैं नस के तरीके से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो है नस में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता और MD कैट भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, MD कैट में भी। दोनों के लिख दो भाई, क्या हो गया यहाँ पे आपके सामने हो जाएगा। दूसरे चार्ज का भी लिखो, क्योंकि माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है एक्सपोनेंट माइनस 6। अब यहाँ पे जो है तुम्हारे पास डिस्टेंस क्या दिया है? 1 मीटर, तो उसका स्क्वायर करो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा 9 एक्सपोनेंट 9 हो गया। सही है, तो ये देखो ये बन जाएगा माइनस का 12
सही है, माइनस का 12 और एक्सपोनेंट 9 उसके इधर ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 9 एक्सपोनेंट माइनस का 3। सही है, तो ये आपके पास फोर्स आ जाएगी। ओके, ये तो बड़ी आसान एमसीक्यूज़ हैं, ताकि अभी आगे जब आप मूव करोगे नस की जो एमसीक्यू दिखाऊंगा और एमडी कैट की, उसको देख के आप कहोगे भाई इस किस्म की भी एमसीक्यू पूछी जाती हैं। अब इसको देखते हैं। ये एनईडी के टेस्ट में बच्चों आ चुकी है एमसीक्यू, ये एनईडी के टेस्ट में आ चुकी है, इसको ज़रा देखना। इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज़ डबल्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ हाफ्ड, द फोर्स बिटवीन दैम विल बिकम। देखो, जब मैं आपकी जगह था तो मैं किस किस्म से एमसीक्यू ये सॉल्व करता था, और काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जिससे उनको नुकसान उठाना पड़ता है। करेक्ट तरीका, शॉर्ट ट्रिक ये है। देखो बच्चों, क्या करेंगे हम, सबसे पहले फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज़ डबल्ड। अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या कर दिया, चार्जेस का डबल कर दिया। इसका मतलब क्या है, के तो ऐसे ही लिखा रहेगा, मैग्नीट्यूड डबल किया है ना, तो मैग्नीट्यूड जब डबल करेंगे, जब मैग्नीट्यूड डबल करेंगे तो क्या होगा भाई, ये बन जाएगा 2Q, और ये दूसरा चार्ज होगा वो भी बन जाएगा 2Q, क्योंकि दो चार्जेस हैं ना, उनका मैग्नीट्यूड डबल कर रहे हैं। अच्छा, डिवाइडेड बाय, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम ऑफ द फोर्स इज़ विल बिकम, अच्छा डिस्टेंस जो है उन्होंने हाफ कर दिया, उसका मतलब आर को उन्होंने हाफ कर दिया, और इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि फॉर्मूले में होता है। ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर 2 2 4 बन गया, के को अलग लिखो, सही है, क्यू को भी अलग लिखो, सही है, ये इस तरीके से लिखो, सही है, हो गया। और आर डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन जाएगा आर अपॉन 4, ये बन रहा है ना आर अपॉन 4, आर स्क्वायर अपॉन 4, सही है, ये बन जाएगा तुम्हारे पास आर स्क्वायर अपॉन 4। अब क्या करें, अब देखो ये 4 जो है नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 16 के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, सही है। और ये एक्सप्रेशन तो हमें पता है ये फोर्स के बराबर होता है, ये जो हमारे पास बना है पूरा, ये तो फोर्स के बराबर होता है ना, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 16F। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास जो नई फोर्स होगी वो पुरानी फोर्स के 16 टाइम्स होगी। अच्छा बच्चों, देख लिया बच्चों आप लोगों ने, इस किस्म से एमसीक्यूज़ भी आती हैं। अब हम पढ़ते हैं जो पास्ट पेपर की एमसीक्यू हैं कूलम फोर्स के, जो कूलम्स लॉ है उसकी पास्ट पेपर की जो एमसीक्यूज़ हैं नस्ट में, एमडी कैट में 4-5 एमसीक्यूज़ हैं, उसको सॉल्व करते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट अच्छा हो। कूलम्स लॉ के जो पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ हैं वो ये हैं, काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ हैं, 3-4 हैं, तो उनको आपको मैं दिखा दूंगा ताकि इसका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए। सही है बच्चों, देखो ये नस के टेस्ट में बार बार आपसे एमसीक्यू पूछी जा चुकी है, 2018, 2015, 2014, 2013 में ये एमसीक्यू बार बार आपसे पूछी गई है। इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं कैसी ये एमसीक्यू थी। 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर A and B carry equal charges Q. They are separated by a distance much larger than their diameter. अच्छा, पहली जो लाइन लिखी हुई है ये आपके लिए, इस लाइन से आपने एक बात पता कर ली कि जो तुम्हारे पास जो चार्जेस हैं QA है, QA का मैग्नीट्यूड है Q, सही है, जो तुम्हारे पास, क्योंकि वो इक्वल चार्जेस हैं तो तुम्हारे पास QB का भी मैग्नीट्यूड होना चाहिए Q, सही है। उसके बाद वो कहता है जो स्फीयर C है उसके ऊपर भी चार्ज है, चार्ज QC है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है 2Q है। क्या मतलब, जो QC है उसका मैग्नीट्यूड आपको मिल गया 2Q। ओके, ऊपर आगे मूव करते हैं। अ थर्ड आइडेंटिकल, ओके सही है, तो पढ़ लिया था हमने। स्फीयर C इज टच टू A देन टू B। देखो बच्चों, जब भी कोई चार्ज किसी चार्ज को टच करता है तो उसका एक नया मैग्नीट्यूड बन जाता है, नया मैग्नीट्यूड बन जाता है, सही है। तो वो कैसे बनेगा वो देखते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, ज़रा ये याद रखना। फार्मूला क्या होता है, द इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ईच बॉडी। ये होता है क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस को हम बैलेंस करने के लिए फार्मूला होता है, सही है। तो फार्मूला क्या है, सम ऑफ चार्ज ऑन बोथ बॉडीज़, सम ऑफ चार्ज ऑन बोथ डिवाइडेड बाय 2, सही है। तो आपके पास QA टच कर रहा है QC को, क्या करेंगे, QA का मैग्नीट्यूड Q था, QC का मैग्नीट्यूड 2Q है, तो कर लो भाई, ये हो जाएगा 2Q डिवाइडेड बाय 2, क्या बन रहा है 3Q डिवाइडेड बाय 2। जब उसने चार्ज A ने चार्ज C को टच किया तो उसका मैग्नीट्यूड अब ये बन गया। फिर उसने B को टच किया, अब B का मैग्नीट्यूड ये रहा Q,
तो क्या बनेंगे, इसके अंदर ऐड कर दो Q, तो क्या बन गया, ये तुम्हारे पास LCM लोगे तो ये बन जाएगा 5Q डिवाइडेड बाय 4। अब तुम्हारे पास तुम्हें चार्जेस मिल गए, QA का मैग्नीट्यूड ये है, QB का मैग्नीट्यूड क्या है तुम्हारे पास, ये है। अब बस क्या करो, कूलम लॉ का फॉर्मूला जो है उसमें इन वैल्यूज़ को पुट कर दो, इजीली आंसर तुम्हारा आ जाएगा। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, सही है। याद कर लो, नोट्स अच्छे तरीके से बना लो। ओके, तो कूलम्स लॉ का हमें फॉर्मूला याद है, लगाते हैं फॉर्मूला और देखते हैं सॉल्व इसको। F इज़ इक्वल्स टू के Q1 चार्ज क्या है हमारे पास, QA चार्ज क्या है, मतलब 3Q डिवाइडेड बाय 2, तो लिख दो 3Q डिवाइडेड बाय 2, सही है। साथ में जो दूसरा है तुम्हारे पास क्या था भाई, दूसरा मैग्नीट्यूड उसका क्या था, 5Q डिवाइडेड बाय 4 जो हमने निकाला था, 5Q डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अच्छा, इसके साथ अच्छा इसको जो है अलग कर लो, इन चीज़ों को, ये जो क्यों क्यों तुम्हें नज़र आ रहे हैं इन चीज़ों को सबको अलग कर लो। पहले तो एक काम करो, ये फार्मूला बना लो, सही है। ये पूरी फोर्स का अगेन फार्मूला बन जाएगा F, सही है। ये पूरा, क्योंकि ये इन सब चीज़ों को अलग कर लेना, सही है। जो तुम्हें कैलकुलेट क्या करना है, ये जो तुम्हारे पास जो नंबर्स तुम्हें नज़र आ रही हैं इनको मल्टीप्लाई और जो डिवीजन में नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है उनको भी कर लो। तो ये क्या बन जाएगा, 3 5 ज़ा 15, तो 15 लिख दो और डिवाइडेड बाय 4 2 ज़ा 8, तो ये तुम्हारे पास इसका करेक्ट आंसर था, ऑप्शन नंबर बी। आगे मूव करते हैं। ओके बच्चों, देखो ये एनईडी के टेस्ट में एमसीक्यू आई थी और ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आपको मुझे बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये जो ऑप्शंस यहाँ पे गिवन हैं ये गलत हैं। अच्छा, इसमें जो आप फार्मूला लगाओगे वो Q इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट एफ आर स्क्वायर अपॉन के, बस ये अरेंजमेंट्स करी हैं मैंने, कूलम्स का जो फार्मूला होता है कूलम्स लॉ का उसकी अरेंजमेंट्स करी हैं। यहाँ पे आपको चार्ज मालूम करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, सही है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एमडी कैट में एक दफ़ा एमसीक्यू आई, ये कूलम्स लॉ से ही रिलेट करती है, मतलब डायरेक्ट तो रिलेट नहीं करती, ये ऐसी ही एमसीक्यू है। व्हेन अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर इज़ मेंटेन्ड फॉर 2 मिनट्स देन द चार्ज फ्लो इज़, तो आपको चार्ज फाइंड आउट करना था। अब देखो यहाँ पे करंट का फॉर्मूला आपको पता है, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, तो I इज़ इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। अब चार्ज आपको निकालना है तो अरेंजमेंट्स कर लो, Q इज़ इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई बाय टी। अब यहाँ पे जो टाइम है वो मिनट में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करोगे सेकंड्स में। 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड, मल्टीप्लिकेशन करोगे 1200 कूलम, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह यहाँ पे एमसीक्यू देखो, इफ़ अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज़ डबल्ड कीपिंग द चार्ज सेम देन। अब आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि फोर्स जो होती है कूलम फोर्स वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके डिस्टेंस के आर स्क्वायर के। अब देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो कह रहा है कि तुम्हारे पास जो है द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस इज़ डबल्ड, तो डिस्टेंस डबल मतलब 2 टाइम्स, तो मतलब 1/2 स्क्वायर करोगे क्योंकि आर के ऊपर होता है स्क्वायर, तो मतलब जो फोर्स होगी तुम्हारे पास डिक्रीज़ हो जाएगी 4 टाइम्स, सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ये जो एमसीक्यू नंबर 29 है बच्चों, इसका जो है ना ये मैं आपको बाद में करवाऊँगा, ये मैंने आपके पास लिख दी है, सही है। लेकिन अगर इसको करेक्ट आंसर किसी को पूछना हो तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ये मैं आपको बाद में कराऊँगा, ये आपके टॉपिक से भी रिलेट नहीं कर रही। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 30 देखो। अच्छा, यहाँ पे ये बता दूँ, जब भी कोई डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस होता है, जहाँ पर भी रिलेटिव परमिटिविटी का जिक्र आ जाए, आपको मैंने डाई इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला बताया था, जो आपने नोट्स बनाए होंगे उसमें लिखा होगा ED इज़ इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर, सही है। इसी की वजह से जो तुम्हारे पास जब भी कभी डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस होगा, अपने पास ये बात लिख लो, लिख लो, सही है, लिख लो। जब भी कभी डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस होगा तुम्हारे पास जो फोर्स होगी वो एप्सिलॉन आर टाइम्स कम होगी, एप्सिलॉन आर टाइम्स कम होगी। इसी तरह तुम्हारे पास जो के कांस्टेंट की वैल्यू होती है, जब भी तुम्हारे पास डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस होगा, डाई इलेक्ट्रिक में कूलम कांस्टेंट जो होता है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स कम होता है। जैसे यहाँ पे फोर्स F इज़ इक्वल्स टू एफ एप्सिलॉन आर लिखा हुआ है ना, इसी तरह जो कांस्टेंट होता है कूलम कांस्टेंट वो भी यही होता है, K इज़ इक्वल्स टू के डाइलेक्ट्रिक का, और वो ओरिजिनल के एप्सिलॉन आर टाइम्स कम होता है, समझ गए होगे,
सही है। यहाँ पे आप MCQ पढ़ो, इफ़ 5 न्यूटन फोर्स between two charges in free space, then force between the same two charges having distance between them in an electric medium, uh, डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ 5 न्यूटन इस। वही बताया कि देखो, जब भी कभी डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस होगा, रिलेटिव परमिटिविटी का जिक्र हो, तो फोर्स जो होगी वो एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाती है। ओरिजिनल फोर्स तो मैं दी है 5 न्यूटन, और जो वो वाली फोर्स होगी वो एप्सिलॉन आर टाइम्स कम होगी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। सही है बच्चों। आगे मूव करेंगे अगली वीडियो में। अभी जो है हमने यहाँ तक ही रखा है, ताकि जो है आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ जाए। कमेंट करना, और जो आपको होमवर्क दिया है वो भी लाजमी करना। इसका टेस्ट जो है वो अपलोड इंशाल्लाह जल्दी ही हो जाएगा।